हेलो, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? मैं शेखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं साइंस सेलेक्ट पे, जहां हम रेलवे 2026 की सारी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं साइंस। और अभी हमारे जो एग्जाम्स लगे हुए हैं वो हैं जेई, एएलपी और टेक्नीशियन, जिसमें विज्ञान यानी साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और मैं आज आपके लिए ये जो मोस्ट अवेटेड चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, इसको लेकर आया हूं वन शॉट। पूरी कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म कर ले, है ना, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा नाम है शेखर और मैंने ये सारे एग्जाम निकाले हैं, है ना। तो बिना किसी देरी चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये इसी तरीके से ये चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मतलब एकदम इसी नाम के साथ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी आवर्तीय वर्गीकरण क्या है, तत्वों का कैसे करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में जानने वाले हैं। देखो, आप सभी को अगर पता होगा तो हम सब जानते हैं कि हमारे कुल तत्व, अभी तक जितने तत्व हमने खोजे हैं, हमारी दुनिया में खोजे गए हैं, वो कुल कितने हैं? 118 हैं। तो इन 118 तत्वों को क्यों पढ़ना है, सॉरी, कैसे पढ़ना है, इसका ही वर्गीकरण है ये पीरियोडिक टेबल, ये आवर्त सारणी। कुल 118 तत्व हैं, जिसमें नेचुरली अकरिंग यानी नेचर में यानी प्रकृति में कितने तत्व आपको मिलते हैं? 98 तत्व मिलते हैं 118 में से। तो बच कितने गए भाई? बच गए तुम्हारे 20 तत्व। अब ये 20 तत्व कैसे, क्या है, कहाँ से आते हैं? तो ये 20 तत्व हमने लैब में बनाए हैं। ये 20 तत्व हमने कहाँ बनाए हैं? लैब में बनाए हैं। और ये सारे मिलके हमारे बन जाते हैं कौन? ये सारे के सारे हमारे मिलके बन जाते हैं 118 तत्व। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण क्या है? तो देखो, हमारे पास चैलेंज जो है वो है एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी। हर तत्व के पास एक अलग प्रॉपर्टी, अलग गुण है। उस चीज को स्टडी करने के लिए, उस चीज को पता करने के लिए कि किस तरीके से वो बिहेव करेगा, किस जगह पे वो यूज किया जाएगा, उन सारी चीजों को समझने के लिए हम एक पैटर्न बनाते हैं। समझ में आ रही बात? इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्यों क्लासिफाई करना है? क्लासिफाई इसलिए करना है क्योंकि सारे के सारे तत्व, मान लो ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? आपका तत्व है। ठीक है, अगर ये तत्व ऐसे ही बिखरे रहेंगे तो हमें तत्वों के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल लगेगा कि एक एक तत्व को उठाएं, उसको पढ़ें। कैसे पढ़ें भाई? एक तत्व सब समझ रहे हैं, तब तक दूसरे तत्व की प्रॉपर्टी भूल जा रहे हैं। तो इस केओस को, इस दुविधा को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? उनको अरेंज कर दिया ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में उनको लगा दिया, और इसी को हम कहते हैं भाई क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो तो वहाँ पे साबुन अलग लगा होता है, शैम्पू अलग लगा होता है, स्नैक्स अलग लगे होते हैं, सब्जियाँ अलग लगी होती हैं, तो आपको वो ढूँढने में दिक्कत नहीं होती। अगर सब कुछ मर्ज करके रख दिया जाए तो आपको ढूँढने में बहुत दिक्कत होगी। बस वही कंडीशन समझ लो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की। देखो, सबसे पहला ये पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला अटेम्प्ट लिया था वो लिया था भैया डोबर्नियर ने। ठीक है, किसने लिया था? डोबर्नियर ने। कब लिया था? 1817 में। इन्होंने बनाया था डोबर्नियर का त्रिक। ट्राइड का मतलब क्या होता है भाई? ट्राइड का मतलब होता है त्रिक। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया था? डोबर्नियर का त्रिक बनाया था। त्रिक क्या कहता था कि तीन तीन के वर्ग में, तीन तीन के ग्रुप में हम इनको बांट देंगे। यानी तीन तीन के ग्रुप में हम इन तत्वों को बांट देंगे, और क्या करेंगे? उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर, यानी उनके बढ़ते क्रम के परमाणविक या आणविक द्रव्यमान के आधार पर हम उनको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। इस आधार पर उनको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ठीक है, इस आधार पर हम उनको अरेंज करेंगे, और इस अरेंजमेंट को हमने कहा उसका त्रिक यानी ट्राइड। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट में था क्या, कब हुआ था? यहाँ पे आपको पता है 1817 में। इसमें था क्या? तो देखो, सिंपल से उन्होंने बात कही थी कि उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक त्रिक में, एक ग्रुप में रखा था। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा था, और ये कहा कि अगर हम इनको इनके परमाणविक द्रव्यमान के आधार पर सजाएं, तो इसमें जो बीच वाला तत्व है, जो मिडिल एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास, उसका क्या? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, उसका एटॉमिक मास इन दोनों तत्वों के, उसके अगल बगल वाले यानी पहले और तीसरे तत्व के
एवरेज यानी औसत, ठीक है, या एवरेज यानी औसत परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो जैसे मान लो कि लिथियम का कितना होता है, 6.9 होता है, पोटेशियम का होता है 39। तो अगर इन दोनों को जोड़ के इसका औसत निकाल लें, यानी 6.9 प्लस 39 इसको जोड़ा और इसका औसत निकाल लिया, तो ये आया लगभग 22.95। ठीक है। और हमारा सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो एकदम इसके एग्जाम लगभग बराबर होता है 23, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा कि अगर हम तीन तीन के ग्रुप में सजाएं, कैसे सजाएं, अ, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाएं, तो हर बीच वाला तत्व का जो एटॉमिक मास होगा यानी परमाणु द्रव्यमान होगा वो बाकी के जो उस त्रिक में तत्व हैं उनके एवरेज एटॉमिक मास यानी औसत परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, ये इन्होंने कहा था। लेकिन इसके बाद ही क्या होता है, जैसे ही नए एलिमेंट आते हैं उन एलिमेंट पे, उन तत्वों पे इनका जो ये त्रिक थी ये फॉलो नहीं होती थी। ये कुछ लिथियम सोडियम पोटेशियम पे फॉलो हो जाती थी, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम पे फॉलो हो जाती थी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे फॉलो हो जाती थी। लेकिन जैसे ही न्यू एलिमेंट्स आते थे, नए एलिमेंट्स आते थे, इनकी ये जो ट्रिक है ये फॉलो नहीं होती थी। समझ में आ रही है बात। तो इस वजह से इनके इस ट्राइड को क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, डोवराइनर कुड ओनली आइडेंटिफाई 3 ट्राइड, सिर्फ 3 ट्राइड, 3 त्रिक उन्होंने खोजी, लिथियम कैल्शियम और क्लोरीन वाली। ठीक है। द सिस्टम डिड नॉट वर्क फॉर मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट, ये जो सिस्टम था, ये जो तरीका था, ये बहुत सारे तत्वों के लिए कार्य नहीं करता था। इसलिए लास्ट में क्या कर दिया गया, इनके इस ट्रिक को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, है ना, या डिसक्वालीफाई आप कह सकते हो, कर दिया गया। ठीक है। अच्छा जी, अब ये डोबर्नियर चाचा का तो काम खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं हमारे कौन, न्यूलैंड चाचा, और इनका जो अरेंजमेंट था उसको उन्होंने नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। कब इन्होंने किया था इस अरेंजमेंट को, 1866 में। कब किया था, 1866 में। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम भी किसमें सजाएंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है। बढ़ते क्रम में हम इनको सजाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन पहला तत्व था और 56वां तत्व कौन था, थोरियम था। ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखी, इन्होंने क्या बताया, कहा कि हर 8वां तत्व, कौन सा, हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी बताएगा। एवरी एथ एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है। अभी बताता हूं कैसे। एनालॉजी कंपेयर टू द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक, इसको कैसे कंपेयर किया गया, जैसे हमारे जो म्यूजिक, म्यूजिक यानी जो संगीत के सुर होते हैं, संगीत के जो सुर होते हैं उनसे कंपेयर किया गया। आओ जाओ देखते हैं कैसे। देखो, संगीत में हमारे कुल 7 सुर होते हैं, कैसे, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से कहाँ पहुंच जाते हो, सा पे पहुंच जाते हो। तो ये 7 सुरों के बाद हर 8वां सुर अपने आप को दोहराता है। जैसे सा से मिलता है रे, रे से मिलता है गा, गा से मिलता है। तो अगर रे से गिनोगे तो अगला रे 8वें नंबर पे आएगा, गा से गा गिनोगे तो अगला गा 8वें नंबर पे आएगा। तो हर 8वां सुर एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। वैसे ही कहा इन्होंने कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजाएं, तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व जैसी सिमिलर यानी समान गुण दिखाएगा। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। ठीक है। तो जस्ट लाइक 8 म्यूजिकल नोट्स रिपीट द टोन ऑफ फर्स्ट नोट, सोडियम रिपीट्स द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। जैसे 8वां म्यूजिकल नोट, 8वां संगीत का नोट अपने पहले नोट को दोहराता है, वैसे ही सोडियम जो है 8वां तत्व, वो अपने पहले लिथियम तत्व के जैसी ही प्रॉपर्टी यानी गुण दिखाएगा। ये कहा किसने, ये कहा हमारे न्यूलैंड चाचा ने, और इसी को नाम दे दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, तो इसको नाम दिया न्यूलैंड
के अष्टक का नियम, ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक का नियम। ठीक, अब देखो ये क्या किया, ये आगे जाके ये भी क्या कर गया भाई, फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? कैल्शियम तक तो ये बहुत सही चलता था, कैल्शियम तक ये बहुत सही चलता था, लेकिन जैसे ही कैल्शियम से भारी तत्व आए ना, तो ये क्या कर जाता है, कैल्शियम के आगे क्या कर जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अज्यूम्ड ओनली 56 एलिमेंट, उन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया में सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं, इससे ज्यादा नहीं खोजे जा सकते। तो भाई अब उनके हिसाब से तो ये चीज है नहीं, हमने अभी तक कितने खोज लिए हैं, 118, तो ये सारे तत्वों के लिए फॉलो नहीं होता था। अगली चीज, फोर्स्ड अनलाइक एलिमेंट इनटू सेम स्लॉट, जैसे कोबाल्ट और निकिल, ये दो अलग अलग तत्व हैं, इनको एक ही स्लॉट में रख दिया इन्होंने, तो यहाँ पे भी ये क्या कर गए, फेल कर गए। ठीक है, कोबाल्ट और निकल को कहाँ रख दिया, हेलोजन के साथ रख दिया भाई। देखो अब ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इधर आयोडीन आना चाहिए था, तो इधर कोबाल्ट और निकल आ गया। तो ये चीजें इन्होंने क्या करी, ये चीजें इन्होंने गलती करी। तो ये इनके कुछ गलती, मतलब किस वजह से फेल हुआ, एक तो कैल्शियम तक ही काम करता था, इन्होंने सोचा कि 56 तत्व ही हैं, और कोबाल्ट और निकल को कहाँ प्लेस कर दिया था, हेलोजेंस के साथ प्लेस कर दिया था। हेलोजन यानी 17वां ग्रुप, अभी बात करेंगे हेलोजन की आगे जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इनका भी पीरियोडिक टेबल क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। आपको याद क्या रखना है, एक तो याद रखना है किस बेसिस पे, तो 7 म्यूजिकल नोट, ये दोनों ही याद रख लेना। ये हमारा हिंदी, यानी कि हिंदी संगीत की बात कर रहे हैं अगर, तो सारे गामा यूज करेंगे। और इनके यानी ये क्या थे, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो फ्रेंच के हिसाब से देखे तो डो रे मी फा सोल ला टी डो, ठीक है, डो फिर से डो को दोहराता है, तो ये इनका, तो ये भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि उस म्यूजिकल नोट का क्या नोट्स थे। ठीक है, तो दो रे फीमा सोला टी, दो रे फीमा सोला टी, ठीक है, दो रे फीमा सोला टी, ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलो, अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये दोनों ही अरेंजमेंट फेल हो जाती हैं, तब आते हैं हमारे मेंडलीव बाबा, और इनका मेंडलीव्स मास्टर स्ट्रोक हम इसको कहते हैं, यानी इसको कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी तक आवर्त सारणी की बात नहीं की थी इन दोनों लोगों ने, एक ने त्रिक दिया, एक ने ऑक्टेव यानी अष्टक दिया। पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी की पहली बार बात किसने की, मेंडलीव चाचा ने की। आवर्त सारणी की सबसे पहली बात किसने की, मेंडलीव चाचा ने की। ठीक है, अब देखो, मेंडलीव चाचा ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो उनके समय पे 63 एलिमेंट खोजे गए थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया, आवर्त सारणी दी, तब कुल कितने तत्व खोजे गए थे? तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है 63 तत्व खोजे गए थे। ठीक है, उन्होंने कैसे किया, तो उन्होंने कार्ड्स पे, यानी जो हम वो ताश खेलते हैं, ताश पे सारे तत्व के नाम लिखे, उनका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान लिखा, और उसको सजाते चले गए। ठीक है, तो कार्ड्स का यूज किया था। कैसे फोकस किया था, बहुत सारी चीजों पे फोकस किया था, सिर्फ उनके परमाणु द्रव्यमान पे फोकस नहीं किया था, उनके हाइड्राइड कैसे बनेंगे, उनके ऑक्साइड कैसे बनेंगे, इसके हिसाब से भी तत्वों को क्या किया था, अरेंज किया था। अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यहाँ पे भी अरेंजमेंट किसके हिसाब से थी, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के हिसाब से थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आप पेन कॉपी लेकर पढ़ रहे हो तो प्लीज इनको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की, यानी मेंडलीव के आवर्त नियम की, आवर्त नियम की। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त नियम की, मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, तत्व के जो गुण हैं, वो क्या है, वो पीरियोडिक आवर्तीय फंक्शन है किसके, उसके एटॉमिक मास के। मतलब कि अगर हम तत्वों को एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाएं, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाएं, तो हर तत्व कभी ना कभी एक निश्चित अंतराल के बाद क्या करेगा, एक पीरियोडिक का मतलब निश्चित अंतराल के बाद क्या करेगा, अपनी गुणों में समानता दिखाएगा, अपने गुणों में क्या दिखाएगा, समानता दिखाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पीरियड और ग्रुप, ठीक है, पीरियड का मतलब होता है आवर्त, तो आवर्त और समूह का जो नियम
हम अपने अभी के पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, यानी अभी के जो आवर्त सारणी में पढ़ते हैं, वो आवर्त और समूह का नियम भी कहाँ से आया था? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से आया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी से आया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें दी। एक तो ये लॉ दिया जिसमें पीरियोडिक फंक्शन यानी आवर्त फंक्शन किसको कहा? उसके परमाणु द्रव्यमान को कहा कि अगर परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाएं बढ़ते क्रम में, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद तत्वों की प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी? सिमिलर होती जाएगी, एक दूसरे के समान होती जाएगी। समझ में आ रही है बात? आवर्त और समूह का नियम किसने दिया? आवर्त और समूह का नियम भी किसने दिया? हमारे मेंडलीव चाचा ने दिया। समझ में आ रही है बात? तो ये बातें हमारे मेंडलीव चाचा ने करी। अब देखो, इसके अलावा इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था अननोन एलिमेंट को, मतलब जो अभी तक खोजे नहीं गए थे तत्व, उनको भी बता दिया था कि अगर ये खोजे जाएंगे तो ये इस जगह पे रखे जाएंगे और इनका नाम ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने पहले उसके आगे क्या लगा दिया? एका लगा दिया। क्या लगा दिया? एका मने वन। ठीक है, एका एक संस्कृत शब्द है। ये कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत शब्द से एका यानी वन को लिया और हर तत्व के आगे लगा दिया। जैसे उन्होंने एक एक तत्व खोजा, एका बोरॉन, उसकी प्रॉपर्टी बताई, एका बोरॉन। ठीक है, और यही एका बोरॉन जो है वो आगे चल के बन जाता है आपका स्कैंडियम। यही एका बोरॉन आगे चल के बन जाता है स्कैंडियम। समझ में आ रही बात? स्कैंडियम बन जाता है। तो एका बोरॉन किसको कहते हैं? इससे क्वेश्चन आए हैं, ये पीवाईक्यू में था। ठीक है, ये जितने भी हैं एका बोरॉन मैं आपको बता रहा हूं। एका एका एल्यूमिनियम मैं आपको बताऊं अगर, एका एल्यूमिनियम अगर मैं आपको बताऊं, तो ये आगे चल के बन गया गैलियम। कौन बन गया भाई? ये बन गया गैलियम। ठीक है, उसके अलावा एका सिलिकॉन, अगर एका सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ देखो लिखा भी है, एका सिलिकॉन क्या बन जाता है? जर्मेनियम बन जाता है। तो इस तरीके से कुछ तत्वों का वो पहले से बता के गए थे, नाम भी बता दिया था कि एका लगा देना जिसके नीचे आएंगे। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे वाले को एका गैलियम एका एल्यूमिनियम कहते हैं, बाद में वो चल के गैलियम बन गया। उसी तरीके से बोरॉन के नीचे वाले को एका बोरॉन कहते थे, वो आगे चल के वो स्कैंडियम बन गया। उन्होंने सिलिकॉन के नीचे वाले का नाम रखा एका सिलिकॉन, आगे चल के वो कौन बन गया? जर्मेनियम बन गया। तो इनकी प्रॉपर्टी भी बता के गए थे। तो इस तरीके से उन्होंने एक गैप छोड़ दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में। अब देखो, प्रेडिक्शन उन्होंने क्या की थी कि जो खोजा जाएगा उसका एटॉमिक मास 68 होगा लगभग। उसका ऑक्साइड वो किस प्रकार का बनाएगा? E2O3 टाइप का, है ना? जो ये तत्व है ये E है, तो E2O3 टाइप का क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। क्लोराइड किस प्रकार का बनाएगा? ECl3 टाइप का क्लोराइड बनाएगा। आगे जब डिस्कवरी हुई तो गैलियम की प्रॉपर्टी उससे एकदम मिलती जुलती मिली जो उन्होंने बताई थी। उसका एटॉमिक मास ये देखो 69.7 लगभग बराबर है ना? ऑक्साइड वो E2O3 टाइप की बनाता है, Ga2O3, गैलियम गैलियम ऑक्साइड। ठीक है, गैलियम क्लोराइड बनाता है GaCl3 टाइप का, है ना? तो ये उन्होंने बताया था। सोच रहे हो कितना दिमाग लगाया होगा, है ना? तो इस तरीके से इनका पीरियोडिक टेबल आता है। लेकिन आगे चल के भाई ये भी फेल कर जाता है। आगे चल के ये भी फेल कर जाता है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन हो जाती है। क्या लिमिटेशन हो जाती है? सबसे पहला तो प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। कैसे दिक्कत हो जाती है मेरे भाई? हाइड्रोजन को उन्होंने रखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के साथ, है ना? मतलब पहले ग्रुप के साथ, एल्कली मेटल के साथ। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो तो इनसे भी मिलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हेलोजन के साथ, ग्रुप ग्रुप 17 के साथ भी मिलते हैं। तो भाई हाइड्रोजन कहाँ जाए? इधर जाए या इधर जाए, ये तो कंफर्म ही नहीं था। तो एक तो कंडीशन यही थी। दूसरी चीज, उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कोई बात नहीं की थी, है ना? आइसोटोप्स का मतलब होता है समस्थानिक। क्या होता है? समस्थानिक। तो समस्थानिकों के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की थी। हाँ, समस्थानिकों के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की थी। ठीक है, तो समस्थानिकों के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो एक भाई समस्थानिक भी तो दुनिया में है। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहे हो, परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे अरेंज कर रहे हो, तो आपको समस्थानिकों को भी तो जगह देनी पड़ेगी। तो समस्थानिकों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब तुम लोग कहोगे भैया समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है? तो जिन भाइयों को नहीं पता है कि आइसोटोप क्या होता है उनको मैं बता दूं। देखो, ये जो हमारा आइसोटोप है ना भाई, ये जो हमारा, कहाँ पे बताऊं मैं,
कहाँ पे बताऊँ, रुक जाओ, एक पेज ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, आइसोटोप्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक, एक सेकंड, यहीं पे ऐड कर लेते हैं। कहाँ पे थे हम थे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट करके, ठीक, इसको कर देते हैं डिलीट, इसको भी कर देते हैं डिलीट, ठीक। और यहाँ से कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स, ठीक। ये क्या है, इनको हम कहते हैं समस्थानिक, ठीक। अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, समस्थानिक, एक ही स्थान पर रहने वाले, एक ही स्थान पर रहने वाले। तो अगर मैं इनकी बात करूं ना, तो समस्थानिकों को ऐसे बताते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तो नहीं कह सकते, ठीक है, इनको ऐसे कहो एटम्स, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, या एटॉमिक मास कह लो। तो ये सेम एटॉमिक नंबर यानी समान परमाणु क्रमांक, ठीक है, समान परमाणु क्रमांक पर अलग परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग है। तो भाई आपने तो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया है, तो जिनका परमाणु द्रव्यमान ही अलग है उनको तो हर जगह अलग अलग जगह मिलनी चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार्बन को ले लूं, तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है C12 जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, एक होता है C13 जिसका परमाणु द्रव्यमान 13 है, और एक होता है C14 जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो इन तीनों को तो अलग अलग जगह मिलनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, प्रोटियम, हाइड्रोजन जिसका मास 1, हाइड्रोजन H, ड्यूटीरियम जिसका 2, हाइड्रोजन H जिसका मास 3, ट्राइटियम। तो इन तीनों का भी मास अलग अलग है, तो इनको भी तो अलग अलग जगह मिलनी चाहिए ना। तो ये चीज वो नहीं बता पाए, तो चाचा हमारी ये चीज आइसोटोप के बारे में नहीं बता पाए, इस वजह से भी इनका क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, और आइसोटोप वायलेटेड द एटॉमिक मास रूल। तो आइसोटोप्स के हिसाब को नहीं बता पाए, वो एटॉमिक मास वाले रूल को वो फेल करते थे, तो इस वजह से उनका पीरियोडिक टेबल क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। एक और रीजन था जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मान लो अगर पूछ देता है तो मैं आपको बता दूं। एक था नोबल गैस, नोबल गैस के बारे में, ठीक है। नोबल गैस यानी अक्रियाशील गैस, ठीक है, जो क्रिया नहीं करती हैं, वो जो गैस है, मतलब ग्रुप 18 जो अभी हम पढ़ते हैं ना, अभी बात करेंगे, तो वो गैसों के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं कहा था, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। एक सेकंड भाई, ठीक है, कुछ नहीं कहा, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा, इस वजह से इनका क्या कर जाता है, ये पीरियोडिक टेबल फेल हो जाता है। ये 3 रीजन थे, पहला, दूसरा और ये तीसरा रीजन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइसोटोप मैंने आपको समझा दिया, ठीक। यहीं पे एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं भाई आइसोबार, आइसोबार, ठीक है। आइसोबार को हम शायद समस्तंभारिक कहते हैं, ठीक है, समभारिक, जिनका भार समान हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, परमाणु द्रव्यमान अलग था, यहाँ पे क्या हो जाता है, परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु द्रव्यमान समान होता है, परंतु परमाणु क्रमांक अलग होता है, ठीक। अब आइसोबार एक तो मैं आपको बता दे रहा हूं, निकेल और कोबाल्ट,
ठीक है, कोबाल्ट एंड निकेल ये दोनों आइसोबार हैं। इनका परमाणु द्रव्यमान देखोगे तो लगभग बराबर होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होता है। ठीक है, तो एक तो ये है, और भी आपको क्या करना है, और भी आइसोबार्स के नाम आपको कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, आपको कमेंट में लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हमारे अगले पीरियोडिक टेबल की, जिसकी बात हम करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द मॉडर्न सॉल्यूशन। ये कब आता है? ये आता है 1913 में। ठीक, कब आता है? 1913 में। किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे हेनरी मोजले साहब ने। इनका नाम क्या था? हेनरी मोजले। तो इस वजह से इनको मोजले पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि अभी तक हम एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजा रहे थे, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजा रहे थे, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? इसके हिसाब से नहीं जाना है, हमें एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के हिसाब से जाना है। परमाणु क्रमांक के हिसाब से हमें तत्वों को अरेंज करना है, सजाना है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। जो उनके गुण हैं, तत्वों के जो गुण हैं, वो आवर्तीय फंक्शन है किसके? एटॉमिक नंबर के। अगर हम तत्वों को इंक्रीजिंग यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, वो रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, आइसोटोप को जगह मिल गई, है ना? जो नोबल गैसेस थे, नोबल गैस थी, उनको जगह मिल गई। तो ये प्रॉब्लम जो थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाली, वो यहाँ आके क्या कर जाती है? सॉल्व हो जाती है। तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये देख लो, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपको, अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, इस तरीके से ऊपर से नीचे आएंगे, तो आपको मिलेंगे कुल 18 ग्रुप। क्या मिलेंगे? आपको 18 ग्रुप मिलेंगे। तो कुल 18 ग्रुप मिलते हैं और इस तरीके से आपको 7 पीरियड मिलते हैं, यानी 7 आवर्त मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 आवर्त मिलते हैं। यहाँ पे होता है हमारा लैंथेनम, यहाँ पे होता है एक्टीनियम। तो यहाँ से जो दो ग्रुप निकले हैं उनको हम कहते हैं लैंथेनाइड, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, एक्टेनाइड। ठीक है, लैंथेनम और एक्टीनियम से निकले हैं ये हमारे दो, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। ठीक है, ये हैं हमारे कौन से? ये हैं हमारे आ, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये किसके हिसाब से है? तो ये परमाणु क्रमांक के, परमाणु क्रमांक के, सॉरी, क्रमांक के बढ़ते क्रम में है। ठीक है, बढ़ते क्रम में है। ठीक है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में, तो हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। ठीक, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोटा मोटा आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये एकदम क्लियर है, ये एकदम सब कुछ सही है। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 हमारे कुल ग्रुप है, अप टू डाउन। ये क्या है? पीरियड है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखो आपको दिख रहा है, ये जो आपको जिगजैग लाइन दिख रही है, ये वाली जो जिगजैग लाइन दिख रही है, इसमें ये जो तत्व हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक, आर्सेनिक, ठीक, फिर यहाँ पे एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये जो आपको तत्व दिख रहे हैं, इन तत्वों को हम कहते हैं भाई, इन तत्वों को हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसके लेफ्ट साइड में ये वाला जो आपको पूरा ग्रुप दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड में ये जो पूरा नीला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है हमारे मेटल यानी धातु। ठीक है, ये है हमारे क्या? मेटल यानी धातु। और इस मेटेलॉइड के राइट साइड में जितना आपको दिख रहा है वो सारा क्या है? वो सारा हमारा नॉन मेटल है, यानी अधातु है। ठीक, मेटल क्या करते हैं? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, दान करते हैं इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन।
यानी दूसरों का इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो हम तो जब भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि ये क्या है, ये है राजा, ये क्या है भाई, राजा। और नॉन मेटल्स क्या है, ये सारे के सारे हैं भाई भिखारी, क्या है, भिखारी हैं। तो भिखारी लोगों को जरूरत होती है ना, तो ये हमेशा लेते हैं और ये क्या करते हैं, देते हैं। मेटलॉइड मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये क्या होते हैं, ये मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करेंगे और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे हो जाते हैं मेटल और नॉन मेटल, कुल 18 ग्रुप वर्टिकल, और लेफ्ट टू राइट अगर ऐसे जाएं तो ये कुल 7 पीरियड होते हैं। पहले ग्रुप को, इस वाले ग्रुप को हम कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। ठीक, इस वाले ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक, ये जो हमारा ग्रुप है 18वां, इसको हम कहते हैं नोबल गैस, नोबल गैस। 17वें ग्रुप को हम कहते हैं भाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा 17वां ग्रुप है ना, इसको कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। तो इस तरीके से इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा अब अगर बात करें वैलेंसी, तो वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता, संयोजकता। ठीक है, किसी से जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है, उसी को हम कहते हैं वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी डिटरमाइंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सबसे बाहरी कक्ष में, सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे पहले ग्रुप में सबसे बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1। इसमें क्या है, इसमें एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहरी कक्षा में, तो इसका 2। यहाँ देखो 3 है, 1 2 3 है, तो इसकी वैलेंसी 3। जिसमें 4 होंगे उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, जिसमें, अब भाई देखो, जिसमें 7, जिसमें कितने होंगे, सॉरी, जिसमें 5 होंगे, 3 की कमी होगी, 5 होंगे बाहरी कक्षा में, 1 2 3 ही है यहाँ पे, 4 और ये 5। ठीक है, तो ये 5 तत्व होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी वैलेंसी 5 होगी, लेकिन इसको हम लिखते भाई -3 है। कैसे -3 लिखते हैं, क्योंकि इसको 3 की कमी है ना, 8 करने के लिए, अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए 3 की कमी है, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, -3। मतलब अब जैसे 4 से अधिक होने लगता है तो उसको 8 में से घटा देते हैं, 8 -5 तो इसका हो गया 3, 8 -6 तो इसका हो गया 2, 8 -7 तो इसका हो गया 1, और 8 -8 तो इसका हो गया 0। 0 किसका होता है, 0 होता है नोबल गैसेस का, नोबल गैस का। ठीक, अब ये घटा रहे हैं तो इसको माइनस में हम लिखते हैं। ठीक, तो -1 होता है भाई हेलोजेंस का, किसका होता है, हेलोजन का होता है -1, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में आते हैं, ग्रुप समझ रहे हो ना, ऊपर से नीचे जब आते हो तो वैलेंसी सेम रहती है, वैलेंसी जो होती है सेम रहती है। ठीक, लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंसी बदलती रहती है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी बदलती रहती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे, किसी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो वैलेंसी जो रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। देखो, हाँ, एटॉमिक साइज की बात करें तो ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ेगा भाई, क्योंकि सेल बढ़ रही है। देखो, इसके पास क्या है, इसके पास कम सेल है, इसके पास सेल अधिक हो गए, इसके पास और अधिक हो गए, इसके पास और अधिक हो गए, यहाँ और अधिक हो गए। तो ये क्या होता है, सबसे बाहरी, देखो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियर टू द आउटर सेल, सबसे बाहरी कक्षा की जो दूरी है, किससे, नाभिक से। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है भाई मेरे, नाभिक। ठीक है, तो नाभिक से सबसे बाहरी कक्षा की दूरी को हम कहते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस, यानी परमाणुविक परमाणुविक त्रिज्या। तो जब ऊपर से नीचे आते हो तो कक्ष की संख्या बढ़ती जाती है, ऊपर से नीचे आते समय कक्ष की संख्या, कक्ष की संख्या संख्या बढ़ती है, बढ़ती है, जिसकी वजह से साइज बढ़ती है ऊपर से नीचे आते समय। दाएं से बाएं जाते समय कक्ष की संख्या नहीं बढ़ती है, लेकिन क्या बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाते हैं, नाभिकीय, नाभिकीय आवेश बढ़ते जाते हैं,
है ना, नाभिक में जो है आवेश की संख्या बढ़ती जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचते हैं। इस वजह से लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है। तो इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगी, अप टू डाउन जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी, क्योंकि नए सेल आते हैं, न्यू शेल ऐड होते हैं। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियस नाभिक से खिंचाव क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये है हमारी जर्नी पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी थी। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 1917 में डोबराइनर का ट्रिक आता है, 3-3 के ग्रुप में अरेंज करते हैं, है ना। जो बीच वाला एलिमेंट था, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास क्या था हमारा, लिथियम प्लस पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज था, औसत था। 1866 में आता है न्यूलैंड का ऑक्टेव, ये डोबराइनर का था, ये न्यूलैंड का था, न्यूलैंड का अष्टक था। ठीक है, म्यूजिक एनालॉजी पे आता है और कैल्शियम पे जाके ये फेल हो जाता है। 1869 में आते हैं मेंडलीव चाचा, और ये सबसे पहले टर्म देते हैं, ये जो टर्म देते हैं मेंडलीव, इनका नाम था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल भी देते हैं और लॉ भी देते हैं, यानी नियम भी देते हैं। ठीक, ये लोगों का नियम कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे नियम भी था और पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी की सबसे पहली बात किसने की, मेंडलीव चाचा ने की। फिर आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे भी पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस होता है और लॉ इंट्रोड्यूस होता है। इन दोनों में अंतर क्या था, ये एटॉमिक मास पे था, एटॉमिक मास के बेसिस पे था, और ये क्या था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों पीरियोडिक टेबल आगे बढ़ते हैं। इनका फेल होने का रीजन क्या था, एक तो हाइड्रोजन, एक आइसोटोप, है ना, और एक नोबल गैस। ठीक, इसकी वजह से ये फेल हो गया। यहाँ पे आके एटॉमिक नंबर के हिसाब से जैसे ही हमने सजाया, तो ये प्रॉब्लम्स क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अभी भी इसमें हाइड्रोजन एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम्स आके यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से हम बढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो को एक बार और देख लेना, सारी चीजें फिर से क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाओ। इस वीडियो की अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो साइंस सेलेक्ट सर्च करके सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे साइंस सेलेक्ट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, उसको कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, जो कि होने वाली है हमारी फिजिक्स की, है ना। फिजिक्स का कोई टॉपिक होगा, मोस्टली आई थिंक मोशन होना चाहिए। ठीक है, मोशन होना चाहिए, तो इसको हम लेके आ रहे हैं अगले हफ्ते। अच्छा, मेरे बारे में जान लो तो मैंने आरआरबी जेई का पेपर क्लियर किया है, एएलपी 2 बार क्लियर किया है, एनटीपीसी क्लियर किया है, और भी बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल प्री, आईबीपीएस, पीओ प्री और मेंस, ये सब मैंने क्रैक किए हैं। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे हर हफ्ते ऐसी ही बहुत सारी वन शॉट वीडियोस के साथ। और भी कोई चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ भाई कर दो कमेंट कि भैया आपको क्या चाहिए, है ना। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जितनी जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स कर दोगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और हम और भी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और भी ऐसी ही शानदार वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, मगन रहिए। हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम।